तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत एक ऐसी किताब से हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर, खासकर #BookTok पर सच में तहलका मचा दिया है। कॉलिन हूवर की इट एंड्स विद अस। ये किताब हर जगह है, बेस्टसेलर लिस्ट के टॉप पर, लेकिन इसके चर्चे जितने हैं उतने ही विवाद भी हैं। और यही विवाद इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है ना? तो आज हम सिर्फ इस किताब का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़े सवाल के पीछे जाएंगे कि आखिर एक कहानी पन्नों से निकलकर हमारी जिंदगी और हमारी बहसों का हिस्सा कैसे बन जाती है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे शब्दों को आवाज दी जाती है, कैसे असल जिंदगी के सदमों से ट्रॉमा से नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। और तो और कैसे हमारी भाषा जैसे इंग्लिश उस कहानी को एक नया ही आकार दे देती है। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि ये समझा जाए कि एक ही कहानी एक ही वक्त पर इतनी पसंद और इतनी नापसंद कैसे की जा सकती है। तो शुरू करते हैं कहानी से। आखिर इट एंड्स विद अस है क्या? कहानी ऊपरी तौर पर तो सीधी साधी लगती है। एक लड़की है, लिली ब्लूम। वो बॉस्टन में अपना फूलों का कारोबार शुरू करती है। उसकी जिंदगी में एक बहुत ही हैंडसम और कामयाब न्यूरोसर्जन राइल किनकेड आता है। सब कुछ सपनों जैसा लगता है, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब लिली का पहला प्यार एटलस कॉरिगन शहर में वापस आ जाता है। और यहीं से ये कहानी एक आम लव ट्रायंगल से कहीं ज्यादा गहरी और मुश्किल हो जाती है। सही कहा, ये कोई हल्की फुल्की प्रेम कहानी नहीं है। इसका असली मुद्दा तो घरेलू हिंसा है। और यहीं से कहानी बहुत ज्यादा जटिल और परेशान करने वाली बन जाती है। एकदम सही। रायल, जो बाहर से एक परफेक्ट पार्टनर लगता है, असल में गुस्से की एक भयानक समस्या से जूझ रहा है। और ये उसके बचपन के गहरे सदमे से जुड़ा है ना? हाँ, जब उसने गलती से अपने भाई को गोली मार दी थी। और ये गुस्सा लिली पर निकलता है। किताब में हिंसा की कई दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। जैसे वो लिली को धक्का देता है, उसे थप्पड़ मारता है और एक बार तो उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। और इसी वजह से किताब इतनी कंट्रोवर्शियल है, खासकर इसका अंत। हमारे हाथ एक रेडिट थ्रेड लगा है जहां पाठक इस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हाँ, लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पर है कि अंत में लिली और रायल बहुत आराम से बिना किसी बड़ी मुश्किल के को पेरेंटिंग करने लगते हैं। एक यूजर ने तो साफ साफ लिखा है, क्या मतलब कि रायल उसी अपार्टमेंट में आता जाता था जहां लिली रह रही थी? ये तो सरासर खतरनाक है, सीरियसली। एक और कमेंट था, और वो डिलीवरी रूम में भी था। ये तो पागलपन है। लोगों को ये अंत हकीकत से कोसों दूर लगता है। उनका मानना है कि एक हिंसक पार्टनर के साथ मिलकर बच्चे को पालने का फैसला और वो पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल, कहानी इस पूरी मुश्किल को 1 साल के टाइम जंप में समेट देती है, जो कई लोगों को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना लगता है। मुझे एक और कमेंट बहुत सटीक लगा। कहानी का अंत एक ही साथ कॉटन कैंडी जैसा मीठा और बिल्कुल बेस्वाद। वाह! और दिलचस्प बात यह है कि लेखिका कॉलिन हूवर ने खुद कहा है कि ये कहानी उनकी माँ के अनुभव पर आधारित है। और इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं ना? हाँ, कुछ आलोचकों का मानना है कि वो अपने दर्दनाक अतीत को समझने के लिए थेरेपी का सहारा लेने की बजाय उसे एक ऐसे उपन्यास में बदल रही हैं जो एक हिंसक इंसान के व्यवहार को नॉर्मलाइज करने का जोखिम उठाता है। ये एक बहुत ही पेचीदा बहस है। अच्छा, अब इसी बहस को एक कदम और आगे ले जाते हैं। मुझे ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि कोई इन हिंसक और तनाव भरे दृश्यों को एक ऑडियो बुक में अपनी आवाज कैसे देगा? ये एक शानदार सवाल है। ये तो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसी किरदार के दर्द, डर और गुस्से को सिर्फ आवाज से कैसे बयां किया जा सकता है? इसके लिए वॉइस एक्टर्स के पास कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें होती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य तकनीकें हैं: माइक से नजदीकी, सांस लेने का तरीका, और हाँ, चेहरे के हाव भाव। अच्छा, चेहरे के हाव भाव, वो कैसे? हाँ, उस पर आते हैं। पहले माइक से नजदीकी वाली बात। जैसे अगर राइल गुस्से में है तो नरेटर माइक के बहुत पास आकर फुसफुसाते हुए बोल सकती है। ओ, जिससे एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो, जैसे कोई आपके बहुत करीब आकर आपको धमका रहा हो। एग्जैक्टली। और वही फुसफुसाहट प्यार भरी भी हो सकती है। ये माइक से दूरी ही उस फर्क को पैदा करती है। और सांस वाली बात? जब लिली डरी हुई होती है तो नरेटर छोटी, उखड़ी हुई और कांपती हुई सांसों का इस्तेमाल कर सकती है। इससे सुनने वाले के दिल की धड़कन भी सच में तेज हो सकती है। और राइल जब अपने चार्मिंग अंदाज में होता होगा, तब उसकी सांसें गहरी
और स्थिर होंगी। आत्मविश्वास दिखाने के लिए स्रोत में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, एड एयर टू शो यू केयर। मतलब आवाज में थोड़ी हवा भरने से उसमें एक गहराई और अपनापन आता है। और वो तीसरा पॉइंट, चेहरे के हाव भाव, वो तो ऑडियो में दिखाई नहीं देते, तो उससे आवाज पर कैसा असर पड़ता है? यही तो कला है। जब कोई नरेटर मुस्कुराते हुए बोलता है तो उसकी आवाज में अपने आप एक गर्मी और खुलापन आ जाता है। अच्छा। और जब वो गुस्से में अपने जबड़े भींचता है तो उसकी आवाज में एक तनाव पैदा होता है, एक खिंचाव आता है जो सुनने वाले तक पहुंचता है। वाह, मतलब एक अच्छा एक्टर सिर्फ चिल्लाएगा नहीं, बल्कि उस गुस्से को शारीरिक रूप से महसूस करेगा। और वो महसूस करना ही उसकी आवाज को असली बनाता है। एक ही इंसान को लिली की हिम्मत, राइल का दोहरापन और एटलस का शांत स्वभाव सब कुछ सिर्फ अपनी आवाज से दिखाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम डेल ने हैरी पॉटर सीरीज में सैकड़ों किरदारों को आवाज दी थी। सही पकड़ा। ये एक पूरी परफॉर्मेंस है, बस कैमरा नहीं होता। चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं। किताब का जो शीर्षक है इट एंड्स विद अस, वो इस बात से आता है कि लिली अपनी बेटी के लिए हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का फैसला करती है। वो कहती है ये हम पर खत्म होता है। असल में वो अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी की एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। और ये जो अपनी कहानी फिर से लिखने का आइडिया है ना, ये असल में मनोविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इसे नैरेटिव थेरेपी कहते हैं। नैरेटिव थेरेपी? हाँ, हमारे पास इस पर एक लेख है। इसका मूल विचार ये है कि किसी गहरे सदमे के साथ हमारी कहानियों के बारे में हमारी समझ नाटकीय रूप से बदल जाती है। ट्रॉमा हमारे आत्मबोध को, मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे बिखेर के रख देता है। और ये थेरेपी क्या करती है? ये लोगों को एक ऐसी कहानी फिर से बनाने में मदद करती है जिसमें वे निष्क्रिय शिकार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सक्रिय, सुसंगत और सक्षम नायक हों। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसी लेख में जोआना बेस का ही बहुत ही मार्मिक व्यक्तिगत अनुभव भी है। हाँ, जो बहुत डरावना भी है। जोआना अपनी छुट्टी की पहली रात एक बालकनी से गिर गईं। हाँ। उनकी गर्दन, जबड़ा, पसलियां सब टूट गया और दिमाग में भी गहरी चोट आई। वो बताती हैं कि कैसे अस्पताल में वो पूरी तरह से बेबस और पैसिव महसूस कर रही थी। वो दर्द में थीं, कंफ्यूज थीं और इलाज में रुकावट डालने की वजह से नर्सों से लड़ रही थीं। उन्हें अपने शरीर पर कोई कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा था। ये पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रॉमा कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपना कंट्रोल, अपनी एजेंसी खो देता है। ये दिल दहला देने वाला है। और जब हम इस हकीकत को देखते हैं तो इट एंड्स विद अस का अंत और भी ज्यादा खोखला लगने लगता है ना? बिल्कुल। लिली का सफर भी तो यही है। रायल के गुस्से के चक्र में एक निष्क्रिय पीड़ित होने से निकलकर एक सक्रिय इंसान बनना, जो अपने बच्चे के लिए एक मुश्किल फैसला लेती है। और रेडिट के आलोचक यही तो कह रहे हैं, किताब इस प्रक्रिया की असली मुश्किल को दिखाने में नाकाम रहती है। वो एक झटके में 1 साल आगे बढ़कर हमें एक आसान सी को पेरेंटिंग वाली सिचुएशन दिखा देती है। जबकि असल जिंदगी में, जैसा जोआना का अनुभव हमें बताता है, अपने बिखरे हुए आत्मबोध को फिर से जोड़ना, अपनी कहानी को फिर से लिखना एक बहुत धीमी, जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया है। ये कोई लाइट का स्विच नहीं है जिसे आप बस ऑन या ऑफ कर दें। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी चीज पर बात करते हैं जो शायद थोड़ी अलग लगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हमारे एक स्रोत में हिंग्लिश की बात की गई है। हाँ, पहली नजर में लगता है कि इसका इस सब से क्या लेना देना, लेकिन इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। हिंग्लिश, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हिंदी और इंग्लिश का एक मिला जुला रूप है। लेकिन ये सिर्फ कुछ अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने जैसा नहीं है, ये कोड स्विचिंग है। मतलब एक ही लाइन में आप बड़े आसानी से दोनों भाषाओं के बीच कूदते हैं। स्रोत में इसे खिचड़ी बोली भी कहा गया है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। हमारी कंट्री के क्लाउड्स इस लैंड पर ब्लेसिंग्स शावर करते हैं और इसे समझने में एक पल भी नहीं लगता है ना? तो इसका हमारी चर्चा से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। जिस #BookTalk की दुनिया ने इस किताब को इतना मशहूर किया, वो खुद एक हिंग्लिश जैसी जगह है। ग्लोबल, मिलीजुली और तेज। हाँ, ऐसी दुनिया में कहानियां शुद्ध रूप में नहीं रह सकती। वो रोमांस और ट्रॉमा की खिचड़ी बन जाती हैं। और शायद यही वजह है कि लोग इस पर इतनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब किताब का ये हाइब्रिड होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आज के मीडिया का ही एक नतीजा है। बिल्कुल, ये एक ही समय पर एक रोमांटिक कहानी भी बनना चाहती है और घरेलू हिंसा पर एक गंभीर सामाजिक टिप्पणी भी। और जब भी दो अलग अलग चीजें मिलती हैं तो नतीजा भी मिला जुला ही होता है।
एकदम। कुछ पाठकों को रोमांस वाला हिस्सा पसंद आता है और वो हिंसा वाले हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं, और कुछ को हिंसा वाला हिस्सा इतना परेशान करता है कि उन्हें रोमांस झूठा लगने लगता है। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए? एक बेहद लोकप्रिय और उतनी ही कंट्रोवर्शियल किताब, फिर उसे आवाज देने की कला को समझा, फिर ट्रॉमा से उबरकर अपनी कहानी को फिर से लिखने की असली और मुश्किल प्रक्रिया को जाना, और आखिर में हमने उस भाषा को भी देखा जिसका इस्तेमाल हम इन सब पर बात करने के लिए करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कोई भी कहानी सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होती। नहीं, उसका असली मतलब उसे कहने के तरीके में, उसे सुनने वाले के अनुभव में, और बाद में उसे समझने की मुश्किल और व्यक्तिगत कोशिश में छुपा होता है। इट एंड्स विद अस के चारों ओर का विवाद सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ये एक अच्छी या बुरी किताब है। ये इस बारे में है कि घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों से निपटते समय हमें किस तरह की कहानियों की जरूरत है और हम उन कहानियों को कैसे पचाते हैं। हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। स्रोतों में ये बात सामने आई कि लेखिका ने ये कहानी अपने माता पिता के जीवन पर आधारित की है। और एक सच्चाई ये भी है कि कई हिंसक लोग अपने पार्टनर के लिए भले ही बुरे हों, पर अपने बच्चों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। और ये एक ऐसी उलझन है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या किसी इंसान को इस तरह अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो किसी के लिए गहरे सदमे और दर्द का स्रोत हो, वही किसी बच्चे के लिए प्यार और सुरक्षा का स्रोत भी हो सकता है? और एक सर्वाइवर के लिए इस नामुमकिन सी लगने वाली सच्चाई के साथ जीना कैसा होता है? इस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।